साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विथ बेल आइकन। तो जैसा कि अभी तक हमने बहुत सारे पार्ट्स को कवर किया, जिसमें हम बेसिकली 2 पार्ट्स को लेकर चल रहे हैं। जैसे कि हमने सेल सिग्नलिंग को डिटेल में कवर किया हुआ है और हम साथ में ही कुछ छोटे-छोटे टॉपिक्स को भी कवर करते चल रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में किसी न किसी रूप में आपको वो क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इस क्रम में आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हमने सेलेक्ट किया है प्रेयॉन्स, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसके बारे में अब हम डिटेल स्टडी करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, प्रायॉन्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, प्रायॉन्स इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट, जिसमें क्या होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। तो यहाँ से आप इस बात को याद रखेंगे कि जो ये प्रायॉन डिजीज होती है, मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि जो आपने पढ़ा होगा कि प्रोटीन की फ़ोल्डिंग होती है, तो ये जो होते हैं, ये मिसफ़ोल्डिंग से ये जनरेट होते हैं। प्रोटीन की मिसफ़ोल्डिंग से प्रायॉन्स बनते हैं, जो कि प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि जैसे कि प्रोटीन्स जो होते हैं, वो नॉर्मली अल्फ़ा कन्फर्मेशन में होते हैं, बट इस केस में क्या होते हैं कि उनका ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो जाता है अल्फ़ा से बीटा कन्फर्मेशन में। तो इस बात को हम याद रखेंगे। तो प्रोटीन फ़ोल्डिंग की स्टोरी से इसका लेना-देना है, इस बात को हम याद रखेंगे। ये वायरस के जैसे ही होते हैं, दीज़ एजेंट को हम प्रेऑन्स बोलते हैं, बेसिकली प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल इनको कहा जाता है। और जो बहुत ही डिज़ीज़, जो नोटेबल डिज़ीज़ ये कॉज़ करते हैं, उसमें आपको बीएसई याद रखना है, बोवाइन स्पंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी इसको बोलते हैं, जो कि कॉमनली इसको हम मैड काऊ डिज़ीज़ इन कैटल एंड और इसी के जैसे ही जो एनिमल्स में डिज़ीज़ होती है, उसको हम जैकब डिज़ीज़ बोलते हैं। तो यहाँ तक कि ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है प्रेऑन्स के बारे में। अब हम इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रायॉन्स क्या है, दे आर आल्सो कॉल्ड प्रोटीनेशियस पार्टिकल होते हैं। ठीक है, इट डज नॉट कंटेन एनी न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। बाकी आपको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, पी फॉर प्रियॉन्स होता है और पी फॉर प्रोटीनेशियस पार्टिकल। अब इसके बाद हम देखते हैं कि प्रियॉन्स आर मॉडिफाइड हाइड्रोफोबिक ग्लाइकोप्रोटीन, जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बता चुका हूँ कि 90% केसेस में क्या होता है, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स होते हैं या जो भी आपके सेल्स में पाए जाते हैं, वो बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, बट ये मॉडिफाइड हो जाते हैं, मतलब ये कन्वर्ट हो जाते हैं ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन में जो कि रेजिस्टेंट होते हैं टू प्रोटीएज एक्शन। मतलब क्या होता है कि जो प्रोटीएज एंजाइम होगा, वो क्या करेगा, वो प्रोटीन को क्लीव करेगा, बट चूंकि ये इन्फेक्शस पार्टिकल हो चुके हैं, जिसकी वजह से इन पर प्रोटीएज का कोई इफेक्ट नहीं होता है और ये क्या होते हैं, उसके रेजिस्टेंट होते हैं, जिससे क्या होता है, ये क्या है, प्रोटीएज एक्शन नहीं हो पाएगा, जिससे ये इनको समाप्त भी नहीं किया जा सकता है सेल सिस्टम के अंदर। और ये क्या काम करते हैं, ये फंक्शन करते हैं एज अ इन्फेक्शियस एजेंट के तौर पर। इसके बाद क्या है, दे आर कैपेबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय चेंजिंग नॉर्मल प्रोटीन टू इन्फेक्शियस फॉर्म, ये बात हमने देख लिया। इसके बाद क्या होता है, प्रियॉन्स अपीयर्स होते हैं एज रॉड्स या फाइब्रिल्स के फॉर्म में ये अपीयर होते हैं। इनके एक्युमुलेशन से न्यूरो डिजेनरेटिव चेंजेस बेसिकली बहुत देखे जाते हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि प्रियॉन्स का जो रिलेशन है, वो नर्वस सिस्टम डिजीज से रिलेशन है। इसके बाद प्रायॉन्स केम टू लाइट व्हेन द स्क्रैपी डिजीज ऑफ शिप, ये एक डिजीज थी जो शिप में बेसिकली देखी जा रही थी और इसको स्टडी जो किया था, वो स्टैनले प्रूजनर ने किया था। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे प्रायॉन्स की स्टडी में अगर आप बेसिकली देखते हैं, तो प्रायॉन्स की स्टडी में, 1 सेकंड, ये जैसे कि जो प्रायॉन्स होते हैं, इनकी स्टडी में जो हम बेसिकली देखते हैं, यहाँ पे 2 साइंटिस्ट का नाम आता है। एक साइंटिस्ट और हैं, उनका नाम एल्पर है। तो एल्पर इटॉल ने क्या किया था, प्रायॉन्स को डिस्कवर किया था। ठीक है? अगर आपसे डिस्कवर का पूछा जाता है, तो आप इनको ऑप्शन पे टिक करेंगे और इसके बाद ये जो साइंटिस्ट हैं, प्रूसनर हैं, इन्होंने इसका क्या किया था, बेसिकली आप सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि इन्होंने इसकी डिटेल स्टडी किया और आगे चलकर इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट बात आप याद रखेंगे।
जो कि एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा। बेसिकली ऑप्शंस में आपको दिया होगा, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर प्रूजनर का नाम नहीं दिया गया है और एल्पर का नाम दिया गया है, तो आप एल्पर पे टिक करेंगे। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हम इसको और डिटेल में देख लेते हैं। इसके बाद जब ये डिज़ीज़ शिप में हो रही थी, तो क्या हो रहा था, इन स्क्रैपी द शिप आर अनेबल टू कीप देम इरेक्ट। बेसिकली क्या हो रहा था कि वो मतलब सीधे खड़े नहीं हो पा रहे थे। दे अनेबल टू कीप देम इरेक्ट, दे हैव टेंडेंसी, मतलब वो अपने स्किन में को रॉक्स वगैरह या ट्री पर क्या कर रहे थे, स्क्रैप कर रहे थे। जिसकी वजह से क्या हो रहा था, रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ वूल। जिससे क्या होता है कि वूल जो कि उनका प्रोडक्ट होता है, बाई प्रोडक्ट आप कह सकते हैं, या उनके शरीर पे होते हैं जिससे हम वूल आइसोलेट करते हैं, तो उसमें वो लॉस हो जा रहे थे। तो ये एक बेसिक यहाँ पे मतलब लॉस हो रहा था, जिसको प्रूजनर ने इसका डिटेल स्टडी किया और उन्होंने पाया कि प्रूजनर फाउंड दैट शिप सफरिंग फ्रॉम स्क्रैपी कंटेन इन्फेक्शियस प्रोटीनिशियस एंटाइटी, और इन्होंने ही इसका टर्म जो था वो प्रेऑन्स दिया। तो प्रूजनर का ही ये पूरा है, जिसके कारण उनको नोबेल प्राइज दिया गया 1997 में फॉर इस डिस्कवरी के लिए। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम इसके आगे पार्ट पे चलते हैं। बेसिकली क्या होता है, अगर हम इसकी थोड़ी और डिटेल स्टडी अगर हम इसकी देखते हैं, तो होता क्या है कि प्रियॉन्स आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ नॉर्मल न्यूरोनल प्रोटीन पीआरपीसी। मतलब ये नॉर्मल प्रोटीन होती है जो कि एक पीआरएनपी जो कि आपका जीन होता है वो इसको प्रोड्यूस करता है। बेसिकली ये सॉल्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 20, ये बात आप याद रखेंगे। बहुत डिटेल में अगर हम जाते हैं तो क्रोमोसोम नंबर 20 के जीन से ये इसके प्रोडक्ट होते हैं। इन सम केस प्रेऑन फॉर्मेशन हैज बीन फाउंड टू बी कॉज्ड बाय म्यूटेशन की वजह से होता है। However, the prion is also able to function as catalyst which convert the normal protein to PRPSC। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, जो कि मैं आपको लिख देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिकली होता क्या है कि जो आपका नॉर्मल जीन होता है वो आपका क्या है, अगर आप इस तरीके से इसको समझना चाहें, तो नॉर्मल जीन जो होता है वो पीआरपीसी होता है। बस इसमें जब म्यूटेशन होता है, तो आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये जो होता है वो पीआरपीएससी, यानी कि ये जो एससी वर्ड है ये स्क्रैपी से आया हुआ है। तो ये जो होता है ये एबनॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इसका जीन। तो बस यही बात यहाँ पे इस पे बताई गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद है साइज ऑफ प्रोटीन प्रियॉन्स का जो होता है वो अमाइनो एसिड 145 से 250 अमाइनो एसिड के बीच में होता है। यहाँ पर इनका मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात जो मैंने अभी बताई कि ये न्यूक्लियस से नॉट अफेक्टेड, इन पर कोई प्रोटीएज एंजाइम या न्यूक्लियस इन पे कुछ भी इफेक्ट नहीं कर पाते हैं। इवन हाई टेम्परेचर अगर आप 800 डिग्री सेल्सियस भी देते हैं तो भी ये स्टेबल रहते हैं। इसके अलावा यूवी रेडिएशन पर भी इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये एक तरीके का बहुत ही मतलब आपके शरीर में एक हानिकारक होते हैं, और फॉर्मल्डिहाइड का भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसके अलावा दे आर इनएक्टिवेटेड बाय डाईएथाइल पाइरोकार्बोनेट। तो केवल एक कंपाउंड है या एक केमिकल ऐसा है जिसके सहायता से हम इनको डीएक्टिवेट कर सकते हैं, और वो है दे आर इनएक्टिवेटेड बाय डाईएथाइल पाइरोकार्बोनेट। ये आप याद रखेंगे। अब हम इसके बाद कुछ इसके डिटेल स्टडी के बारे में जाते हैं, जैसे स्क्रैपी डिजीज ऑफ शिप जो कि हमने अभी आपको बता दिया। बेसिकली ये शिप एंड गोट में पाया जाता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका इफेक्ट होता है, जहाँ पे स्पॉन्जी फॉर्म चेंजेस आते हैं। द एनिमल हैज ए स्ट्रॉन्गर डिजायर टू रब और स्क्रैप रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ वूल, ये आप याद रखेंगे। जिससे क्या होता है, मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन, डेबिलिटी एंड डेथ। इसके अलावा जो दूसरी डिजीज है वो है मैड काउ डिजीज। ये 1986 में रिपोर्ट हुई थी। ए प्रेऑन डिजीज ऑफ कैटल, यहाँ पे ये डिजीज जो है वो कैटल में देखा गया, वेयर इन द एनिमल सो अनयूजुअल बिहेवियर देयर इज ए सॉफ्टनिंग ऑफ द ब्रेन, ब्रेन टिश्यू की सॉफ्टनिंग हो जा रही थी। और ये मतलब जानलेवा डिजीज है। द डिजीज इज द फैटल कंजम्पशन ऑफ मीट ऑफ इन, मतलब अगर ऐसे एनिमल्स में अगर ये डिजीज है, अगर आप उसके मीट को अगर आप खाते हैं तो आप में भी ये डिजीज हो जाती है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि कंजम्पशन ऑफ मीट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल प्रोड्यूसेस अ डिजीज सिमिलर टू सीजेडी। मतलब ये जो मैड काउ डिजीज जो होती है, यही का एनालॉगस जो होती है वो जैकब डिजीज होता है जो ह्यूमंस में होता है। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि देयरफॉर व्हेन द डिजीज स्प्रेड इन द ब्रिटेन ड्यूरिंग 1996 बीफ एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट डिजीज है वो कुरू डिजीज है, इसको लाफिंग डेथ बोलते हैं। इसमें जो पर्सन होता है उसमें लाफिंग डेथ होती है, एज बार डिस्क्राइब बाई गैजू सैक, ये एक साइंटिस्ट है, इनको भी नोबेल प्राइज दिया गया इस डिजीज के लिए।
अगर हम इस डिजीज़ को देखते हैं तो डिजीज़ वाज वन एंडेमिक। तो यहाँ पे आप जान सकते हैं एंडेमिक, मैं आपको बताता चलूँ, कोई भी ऐसी डिजीज़ जो किसी एक ही क्षेत्र में सीमित रहती है उसको हम एंडेमिक बोलते हैं। इन फोर्स पीपल ऑफ ए न्यू गिनिया एंड नियर बाई एरियाज हु यूज टू प्रैक्टिस कैनिबैलिज्म, ये एक टर्म होता है बेसिकली, ये उनके लिए अप्लाई होता है। मैं यहाँ पे इसको आपको बताता चलता हूँ। ये क्या होता है कि जो भी व्यक्ति मतलब किसी डेड एनिमल्स के, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, अगर डेड एनिमल्स डेड एनिमल्स के ब्रेन को अगर आप फीड करते हैं, मतलब उसको खाते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? कैनिबैलिज्म बोलते हैं। स्पेशली ब्रेन ऑफ द डेड, तो ये क्या होते हैं? डेड पर्सन के ब्रेन को खाते हैं, तो उनके में ये कुरू डिजीज़ देखने को मिलती है। इसके अलावा ये इसके सिम्पटम्स होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट डिजीज़ है, वो आपकी जैकब डिजीज़ है। इसका पूरा नाम क्रिट्ज़फेल्ड जैकब डिजीज़ है। इसको क्लैटजे इट अल ने इसको डिस्क्राइब किया था। इसमें भी वही आपकी प्रॉब्लम आती है, बेसिकली लॉस ऑफ मेमोरी, इसको हम डिमेंशिया बोलते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, मूड चेंजेस, सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी मसल, ट्रेमर, इस तरीके की यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। hypertrophy of a glial cell and accumulation of the prions. The disease is spread through graft from infected person, neurosurgical इक्विपमेंट, मतलब इन सब चीज़ों से अगर आप भी, ये डिजीज़ जो होती है वो स्प्रेड होती है। ग्राफ्ट जो होता है बेसिकली ये टर्म होता है जो आपने पढ़ा होगा ट्रांसप्लांटेशन में, जिस ऑर्गन को हम ट्रांसप्लांट करते हैं उसको टेक्निकली जो होता है वो ग्राफ्ट बोला जाता है। और इसकी आगे स्टोरी हमने देखेंगे ग्राफ्ट रिजेक्शन वगैरह की, जब मैं इम्यूनोलॉजी पढ़ाऊंगा, तो ये सारी स्टोरी यहाँ पर अप्लाई होती है। इसके अलावा तो ये स्टोरी यहाँ पे प्रेऑन्स की ख़त्म हो गई है। बस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा बताना चाहूँगा, जो कि एक लाइकेन्स की स्टोरी आती है, जो कि आपने पढ़ा भी होगा। बस इसमें थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी जा सकती हैं। तो मैं इसके बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस सिंपल सी बात है कि लाइकेन्स क्या होते हैं? तो लाइकेन्स जो होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी और फंगाई के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन से लाइकेन्स होते हैं। इसमें जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको हम फाइकोबायोन्ट बोलते हैं, और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको माइकोबायोन्ट बोलते हैं। तो आपका जब, जैसे आपको पता है कि जो आपका एल्गी होता है वो क्या करता है, उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रॉपर्टी होती है। इसलिए क्या है, जो एल्गी है वो ऑटोट्रॉफिक होता है और जो फंगस होता है वो आपका हेटेरोट्रॉफिक होता है। इसके अलावा इसमें जो म्यूटलिज्म है, या आप जो इसको आप सिम्बायोसिस बोल सकते हैं, तो इसमें क्या करता है, एल्गी जो होता है वो फूड बनाता है फंगस के लिए, और फंगस जो होता है वो शेल्टर मतलब शरण देता है और एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को अपने पार्टनर को देता है। तो ये एक तरीके का सिम्बियोसिस रिलेशनशिप होता है। और इसके अलावा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, और वो आप हमेशा याद रखेंगे और क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कि लाइकेन्स जो होते हैं वो वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। मतलब जहाँ पे पॉल्यूशन होता है वहाँ पे लाइकेन्स आपको नहीं मिलेंगे। तो ये क्या होते हैं, पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। दे डू नॉट ग्रो इन द polluted एरियाज, एंड दे कैन नॉट ग्रो इन द एटमॉस्फेयर हैविंग ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ सल्फर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, कि जो लाइकेन्स होते हैं, ये आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। लाइकेन्स, ये आप याद रखेंगे। लाइकेन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। ये बात आप याद रखेंगे, पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, और बेसिकली ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम इस छोटे से लेक्चर में हमने कवर किया। तो और बाकी हाँ, यदि आपको उसके डिज़ीज़ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आप प्रेऑन से जो डिज़ीज़ है, तो अगर मैं इसका शॉर्ट ट्रिक अगर आपको बताना चाहूँ, आप ऐसे भी मेमोराइज़ कर सकते हैं। MSC, जैसे कि आप MSC करते हैं, और 1-2 वर्ड आप इसमें ऐड कर दीजिए JK, ठीक है? तो M से आपका क्या हो जाएगा, मैड काऊ डिजीज़। आप इससे लर्न कर सकते हैं, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय द प्रेयॉन्स, तो वहाँ पे इस तरीके के नाम रहते हैं, तो आपको थोड़ी-सी यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। और S से आपका क्या होगा, स्क्रैपी डिजीज़ यहाँ पे आ जाएगा। और एस का आप एस ही याद रखेंगे, क्योंकि ये सिप मतलब 3 एस हैं, तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। और ये जो होता है ये आपका सी से जो हो जाएगा वो आपका जैकब क्रेड्स, जो आपका तीसरा डिजीज़ था, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके 4 डिजीज़ थे।
मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। एम हो गया, एम से आपका मैड काउ डिजीज हो गया, एस से आपका स्क्रैपी डिजीज हो गया, और सी से आपका क्रुजफैट जैकब डिजीज, ये थर्ड वाली डिजीज जो है वो आपकी हो जाएगी। एक सेकेंड। जी, तो इन दोनों को मिला के आप इसको जैकब डिजीज, क्रिचफैड जैकब डिजीज आप इसको याद कर सकते हैं, और के से आपका क्या हो जाएगा, कुरू डिजीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।